वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी। शिव कंसल्टेंसी एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है जो हाउसिंग सोसाइटीज़ को और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको पता ही है कि हम हर हफ्ते एक नया वीडियो आपके लिए लेके आते हैं और नए नए टॉपिक्स आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप हमसे कनेक्टेड रहे और आपका नॉलेज भी बढ़ जाए। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है जो भी हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है आप प्लीज़ उसको कंप्लीट देखिए, और अगर ये आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना, इवन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है ऑडिट इन द हाउसिंग सोसाइटीज़। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि ऑडिट की ज़रूरी क्या है, इज़ इट नेसेसरी। इतनी भी क्या ज़रूरी, इतना अगर बड़ा ट्रांजैक्शन होता होगा तो ही शायद ऑडिट ज़रूरी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑडिट इज़ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर इट इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। तो अगर साइज से भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो इससे भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ये एग्जामिनेशन होना और उसको फ्रीक्वेंटली करना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक सेफ्टी गार्ड की तरह काम करता है जो सारे जो गैप्स है उसको मेजर करता है, इम्प्रूवमेंट्स और जो भी रिस्क फैक्टर है उसको आपके सामने लेके प्लेटफॉर्म पे लेके आता है ताकि उसको आप अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करके उसको अप टू डेट कर सकें। तो ये जो ऑडिट है वो बेसिकली फाइनेंस के सेक्शन में, टैक्सेशन के सेक्शन में, स्टैट्यूटरी के सेक्शन में, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के सेक्शन में, एनर्जी के सेक्शन में, प्रोजेक्ट के सेक्शन में, ऐसे बहुत सारे जो फील्ड्स भी है, तो इस सारे सेक्शंस में ये ऑडिट होना कंपलसरी हो जाता है। तो हाउसिंग सोसाइटीज़ में एग्जैक्टली ऑडिट की क्या ज़रूरत है, ये भी कईयों के मन में क्वेश्चन रहता है। तो जस्ट मैं उनके लिए बता दूं कि हाउसिंग सोसाइटी एक बिजनेस एंटिटी है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन होते हैं डे टू डे बेसिस पे। जो भी रिक्वायरमेंट्स है सोसाइटीज़ की, मेंबर्स की या फिर रिसोर्सेज की, वो सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए एक्सपेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसके सारे ट्रांजैक्शन होने के वजह से, और इवन सोसाइटीज़ में बहुत सारे एसेट्स भी रहते हैं खुद के और इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं, तो इन सब के लिए ऑडिट इसेंशियल हो जाता है। और जो भी एक्टिविटीज़ है उसको अप मार्क टू लेवल रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि सिर्फ पेपर बेस पे ऑडिट होता है, एक्चुअल ऑडिट नहीं किया जाता है। वो स्किप करते हैं प्रोसीजर को, क्योंकि कई रीज़न से वो स्किप कर सकते हैं। एक तो अगर अकाउंट्स उनका प्रॉपर नहीं रहेगा, कुछ उसको हिडन फैक्टर रहेंगे तो भी वो स्किप होता है। या फिर और किसी केस में ये कह सकते हैं कि कोई अगर बंदा वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं कि जो ऑडिट को कंडक्ट करवा सके या उसको जो भी है रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके, तो भी उसी रीज़न की वजह से कई सारी सोसाइटीज़ इसको पेपर बेस पे रखती है, एक्चुअल ऑडिट नहीं करवाते हैं। बट इसको स्किप करके बाद में स्क्रूटिनी जो है वो सोसाइटीज़ को फेस करनी पड़ती है। तो एवरी सोसाइटीज़ को जो भी है वो एज़ पर प्रोसीजर ही ऑडिट करवाना चाहिए, और उसके एविडेंसेस जो भी है एक्चुअल जो है उसको प्रेजेंट करके ऑडिट का एक्चुअल रिजल्ट देना चाहिए, ताकि आप सोसाइटीज़ के एक्टिविटीज़ में जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसमें इफ़ेक्टिवनेस ला सके। तो ये तो पता चल गया कि सोसाइटीज़ में ऑडिट होना चाहिए। तो कई सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन रहेगा, अभी ये भी बता दो कि एग्जैक्टली हाउसिंग सोसाइटीज़ में ऑडिट कौन से तरीके के होते हैं। उसमें तो आपने बताया कि फाइनेंस और टैक्सेशन का तो ऑडिट इतना होगा नहीं, तो एग्जैक्टली ऑडिट किसका होना चाहिए। तो इसमें 3 तरीके के ऑडिट होते हैं। फर्स्ट रहता है इंटरनल ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स, सेकेंड रहता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, और थर्ड रहता है स्ट्रक्चरल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर को हर साल एजीएम में अपॉइंट करना ज़रूरी हो जाता है। जो भी कैपेबल है या जो भी एबल है अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन करने के लिए, उसको सोसाइटी को अपॉइंट करना पड़ता है। इसके लिए कुछ लिमिटेशन नहीं है, बट ये जो अकाउंट है वो वंस इन अ ईयर होना चाहिए बेस्ड ऑन द अकाउंट बुक्स, वाउचर्स, रजिस्टर्स, जो भी रिकॉर्ड्स है अकाउंट से रिलेटेड उसको वेरीफाई करने के लिए, और उसी के बेसिस पे ये अकाउंट्स का ऑडिट होता है।
सेकेंड ऑडिट है स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसके लिए ऑडिटर को अपॉइंट करना एजीएम में वो ज़रूरी होता है, लेकिन इसके लिए एक टर्म्स है। ये जो ऑडिटर रहेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो पैनल ऑडिटर होना चाहिए अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये एज़ पर बायलॉज मैंडेटरी है। अगर ऐसा ऑडिटर आपको मिलता है तो आप उसको 2 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, लेकिन 2 साल से ज़्यादा आप उससे ऑडिट नहीं करवा सकते, फिर आपको ऑडिटर को चेंज करना पड़ता है। और ये जो ऑडिट रहता है वो बेस्ड ऑन द लीगल रजिस्टर, जो भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर से 5 उसके बेसिस पे ही होता है। फॉर एग्जांपल आई रजिस्टर, जे रजिस्टर, शेयर रजिस्टर, नॉमिनेशन रजिस्टर, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर और प्रॉपर्टी रजिस्टर, या फिर मॉर्गेज रजिस्टर भी कई सारी सोसाइटीज़ मेंटेन करती है। उसके बेसिस पे ही ये ऑडिट होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी वंस इन अ ईयर ही होती है। थर्ड रहता है स्ट्रक्चरल ऑडिट। स्ट्रक्चरल ऑडिट ये ओवरऑल हेल्थ चेकअप जो है सोसाइटी का वो करता है। जैसे कि डॉक्टर किसी पेशेंट का एग्जामिनेशन करता है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड चेकअप होता है, फिर उसका यूरिन चेकअप होता है, फिर बाकी के भी टेस्ट होते हैं। तो उसके बाद उसके हाथ में जो पेशेंट का हेल्थ कार्ड आ जाता है, फिर वो बताता है कि एग्जैक्टली ट्रीटमेंट क्या लेनी है। तो ये स्ट्रक्चरल ऑडिट जो होता है वो ऐसे ही तरीके का ऑडिट है जो ओवरऑल बिल्डिंग का परफॉर्मेंस, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ, बिल्डिंग का वीकनेस, बिल्डिंग के जो भी रिस्क पैरामीटर है उसको आइडेंटिफाई करके एक रिपोर्ट के थ्रू मैनेजिंग कमेटी को प्रेजेंट करता है। इसका पर्पज़ यही है कि जो भी डेंजरस सर्कमस्टेंसेस है उसको अवॉइड करे, और जो भी डेंजरस सर्कमस्टेंसेस है उसको अवॉइड करें। ताकि बारिश में हम लोग कई सारे ऐसे एक्सीडेंट्स देखते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, या यहाँ पे बिल्डिंग डैमेज हो गई, या इसका ये हिस्सा है जो गिर गया। तो ऐसे सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसका रीज़न यही होता है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट्स सोसाइटीज़ करवाती नहीं है, और अगर करवाया भी है तो उसमें जो भी कमेंट्स बताए गए हैं, या जो भी ऑब्जर्वेशंस बताए गए हैं, या जो भी रिपेयर्स बताए गए हैं, उस पर सोसाइटी एक्शन नहीं लेती है ऑन टाइम। तो उसके वजह से ये बिल्डिंग जो है वो अचानक से कोलैप्स हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चरल ऑडिट अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी करवा दिया है। अगर आपकी बिल्डिंग की एज 15 से लेकर 30 साल तक है तो एटलीस्ट 5 साल में एक बार स्ट्रक्चरल ऑडिट होना ज़रूरी है। और अगर मोर देन 30 ईयर्स आपकी बिल्डिंग की एज है तो उसको 3 साल में ऑडिट करवाना कंपलसरी है। और इसमें जो भी रिपेयर्स बताए गए हैं, मेजर माइनर या जो भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको रिजॉल्व करना और अपने बिल्डिंग की हेल्थ बनाए रखना ये एमसी मेंबर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो इसको जो है वो तुरंत रिजॉल्व कर देना चाहिए। अदरवाइज़ बारिश के मौसम में ही सिर्फ ऐसे किस्से नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत हर एक सीज़न में ऐसे सारे केसेस हम न्यूज़ पे देखते ही रहते हैं कि इस बिल्डिंग को घोषित किया गया था कि ये बिल्डिंग अभी गिरने लायक है, लेकिन लोग इसे छोड़ नहीं रहे हैं या लोग उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना और उसमें जो भी आइडेंटिफिकेशंस या जो भी प्रॉब्लम्स मिलते हैं उसको टाइम टू टाइम रिजॉल्व करवाना, ये सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाता है ऑडिट। तो हो गए, इंटरनल ऑडिट हो गया अकाउंट्स का, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, रिपोर्ट भी हाथ में आ गया। बट ये सारा करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ये बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि कौन करवाएगा ये ऑडिट, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? तो मैं बता दूं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मैनेजिंग कमेटी की, सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी की। और आपने अगर अकाउंटेंट को अपॉइंट किया है या सोसाइटी मैनेजर को अपॉइंट किया है तो उनके थ्रू भी इस ऑडिट को आप कंडक्ट करवा सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्टर्स है, वो वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटेंट और सोसाइटी मैनेजर जो है वो सिर्फ अकाउंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं या रजिस्टर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, बट डिसीजन पावर जो रहता है वो बोर्ड जो मेंबर्स है उनके हाथ में ही रहता है। तो इसके लिए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो जाती है वो सारी मैनेजिंग कमेटी की ही हो जाती है। अभी ऑडिट होने के बाद ख़त्म हो गया, ऐसे लगता है लोगों को कि अरे ख़त्म हो गया, ऑडिट हो गया, ऑडिट का रिपोर्ट मिल गया, अब ये क्या, ले लो रिपोर्ट और रख दो फाइल में। तो ऐसा नहीं है। कंप्लीट होने के बाद भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है कमेटी मेंबर की।
तो ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट का रिपोर्ट आने के बाद सेक्रेटरी को उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करवा के वो रेक्टिफिकेशन जो भी रिपोर्ट मीन्स उसमें अगर कुछ भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं या कुछ सजेशंस दिए गए हैं तो उसको कमिटी मेंबर्स के साथ डिस्कशन के लिए उनको रखना ज़रूरी हो जाता है। उनके अगर उसमें कुछ कमेंट्स है, उनके कुछ रेक्टिफिकेशंस है या उनके भी कुछ ऑब्जर्वेशन है तो उसको जो भी है शेयर करके, डिस्कस करके, रिजॉल्व करके ही ऑडिट रिपोर्ट को फाइनल किया जाता है। तो एजीएम में जनरल बॉडी मेंबर्स के साथ डिस्कस करने के पहले या उनको प्रेजेंट करने के पहले ये जो डिसीजन है वो एमसी मेंबर्स में जो भी है डिसीजन ले जाना चाहिए। अदरवाइज़ फिर क्या होता है कि आगे जाके अगर कुछ रेक्टिफिकेशन जो है, एक बार जनरल बॉडी मेंबर्स को आपने दिखा दिया तो उसके बाद कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। तो 15 डेज़ में जो भी है अगर कुछ रेक्टिफिकेशन आपको चाहिए तो आप ऑडिट रिपोर्ट में करवा सकते हो। एक बार एजीएम होने के बाद 3 महीने के अंदर जो भी ऑडिट में पॉइंट्स दिए गए थे ऑडिट रिपोर्ट्स में उसको भी रेक्टिफाई करवा के कंप्लीट कर देना चाहिए। और एजीएम होने के बाद अलॉन्ग विथ एजीएम मिनट्स बैलेंस शीट की जो भी कॉपी है उसको आपको रजिस्ट्रार को ओ फॉर्म के साथ सबमिट करनी पड़ती है। तो ही ये सारी जो साइकिल है या ये पूरा जो विशेष सर्कल है वो कंप्लीट होता है ऑडिट का। शिव कंसल्टेंसी ऐसे बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, हाउसिंग सोसाइटीज़ को हम अकाउंटिंग की, टैक्सेशन की एंड ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मुंबई में बहुत सारे एरियाज़ में हमारी सोसाइटीज़ है, इवन पूना में भी है। तो अगर आपको ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ है या कुछ सजेशंस है या अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आप हमें हमारे जो ईमेल आईडी है info@shivconsultancy.org.in आप उस पर हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हमने यहाँ पे शेयर किए हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको अगर हमारे बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना और इसको शेयर करना ना भूलें। और अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमसे कनेक्टेड रह सके और हम ऐसे ही नए नए टॉपिक्स आपके पास लेके आ सकें। तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।